List 1 Mendelian diseases. List 2 mode of inheritance. Achondroplasia एल्बिनिज्म है, G6PD डेफिशिएंसी है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। तो इसका आंसर रहा मेंडेलियन डिजीज़ में। ये सभी जो मेंडेलियन डिजीज़ होते हैं इनहेरिटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन लॉज। These are dominant recessive sex-linked diseases. An individual with autosomal dominant trait will produce two kinds of gametes with respect to the mutant gene, half with the mutant gene, half with the normal allele. Then the जो ऑफस्प्रिंग होता है इंडिविजुअल का उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि या तो वो अफेक्टेड होगा या फिर वो नॉर्मल होगा। जो सेक्सेस होते हैं दोनों ही मेल फीमेल दोनों में से कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, कोई एक के ऊपर पूरा चांस नहीं होता। Abnormalities caused by recessive genes occur when both the parents are heterozygotes. फिर उसके बाद मेंडेलियन डिसीजेज आर इंडिविजुअली रेयर सिंस देयर इज स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन अगेंस्ट देम एंड जीन म्यूटेशंस आर रेयर इवेंट्स। म्यूटेशन यूजुअली ऑकर्स एट रैंडम। तो क्योंकि म्यूटेशन होने के चांसेस बड़े कम होते हैं इसलिए मेंडेलियन डिजीजेज होने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंबाइंड इंसिडेंस जो होता है मैन में इन डिजीज़ होने का और डिसेबिलिटीज़ होने का ये सिर्फ 1% होता है। सभी लाइव बॉर्न इंडिविजुअल्स जितने भी होते हैं उनमें से सिर्फ 1% केसेस होते हैं जिनमें कि मेंडेलियन डिजीज़ पाए जा सकते हैं। रेयर एज दीज डिजीज़ आर एज मैनी एज 793 ऑटोसोमल डोमिनेंट फिनोटाइप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कौन कौन से डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन कौन से हैं? एकोंड्रोप्लेजिया है, हंटिंगटन्स कोरिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, पॉलीपोसिस कोली, ब्रैकीडेक्टाइलाइल, मार्फन सिंड्रोम, रेटिनोब्लास्टोमा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया 1, 2, 3 and 4, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीडेक्टाइलाई स्फीरोसिस्टोसिस। ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन से हैं? फिब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ पेनक्रियाज, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टे सेक्स डिजीज़, ए गामा ग्लोब्यूलिनेमिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोजेमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, मेगा कॉलन जिसे कि हिर्शस्प्रुंग डिजीज़ भी कहते हैं। रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? हीमोफीलिया टाइप ए बी, ड्यूकिन टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कलर ब्लाइंडनेस, G6PD डेफिशिएंसी, हाइड्रोसेफेलस, रेटिनिस पिगमेंटोसा, ए गामा ग्लोब्यूलिनेमिया। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कौन से हैं? विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिया है, ब्लड ग्रुप XG। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयर्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। किसी टेस्ट कितना सही है एक्यूरेटली किसी डिजीज़ को डायग्नोज कर रहा है तो उसको नापने की अलग अलग पैमाइश होती है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी और यील्ड। तो सबसे पहला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़, दैट इज़ ये ट्रू पॉजिटिव्स निकालता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं सेंसिटिविटी को। तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट हमने समझनी है, समझ लो एक टेस्ट किया है हमने 100 लोगों के ऊपर, तो उस टेस्ट की सेंसिटिविटी निकल के आती है 90%। मतलब अब टेस्ट किस लिए किया जाता है? कोई भी 100 लोगों के ऊपर कि जांचा जाए कि इनमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। टेस्ट ने कहा कि इन 100 लोगों में से 90 लोगों में डिजीज़ है। सॉरी, टेस्ट ने कहा कि इन 100 लोगों के 100 लोगों में डिजीज़ है, मगर उसकी सेंसिटिविटी निकल के आ रही है 90%। मतलब वो जो टेस्ट था उसने सिर्फ 90 लोगों को सही से जांचा कि इनमें डिज़ीज़ है, बाकी जो 10 लोग जिनको वो टेस्ट कह रहा है कि इनको भी डिज़ीज़ है, दरअसल उनको कोई डिज़ीज़ नहीं था। टेस्ट गलत था उन लोगों के लिए, टेस्ट ने उनको गलती से कह दिया कि इनको भी डिज़ीज़ है जबकि वो लोग एकदम फिट हैं। इसी तरह स्पेसिफिसिटी को अगर देखें तो स्पेसिफिसिटी की डेफिनेशन है, specificity is defined as the ability of a test to identify correctly all those who do not have the disease। मतलब ये ट्रू नेगेटिव्स बताता है। अब अगर किसी टेस्ट कोई हमने टेस्ट किया 100 लोगों के ऊपर, सेम टेस्ट ले लो सेंसिटिविटी वाला, ठीक है। तो अगर वही सेम टेस्ट हमने 100 लोगों के ऊपर किया तो हमने कहा कि उन 100 के 100 लोगों के जो टेस्ट किया गया उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी निकल के आ रही है 90%। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो टेस्ट था वो 100 लोगों के ऊपर किया गया और
इस बार हमने टेस्ट स्पेसिफिसिटी के हिसाब से देखे तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि वो बता रहा है कि इन लोगों को डिजीज़ नहीं है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जांचना कि कितने लोगों को डिजीज़ नहीं है, ये टेस्ट कितना बता रहा है, कितने लोगों में बता रहा है कि इनको डिजीज़ नहीं है। तो टेस्ट ने हमने 100 लोगों के ऊपर किया, 100 के 100 लोगों को टेस्ट ने कह दिया कि इनको डिजीज़ नहीं है, जबकि उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी निकल कर रही है 90%। तो इसका मतलब टेस्ट ने सिर्फ 90 लोगों को सही से जांचा कि इनमें डिजीज़ नहीं है। बाकी के जो 10 लोग और जिनको टेस्ट ने कहा कि इनमें भी डिजीज़ नहीं है, दरअसल वो गलत था, उनको डिजीज़ था। टेस्ट ने गलत स्पेसिफाई किया कि इनको डिजीज़ नहीं है। तो वो जो 10% बचे वो टेस्ट ने बताए फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का सीधा सा मतलब है जांचना। कोई भी टेस्ट जब जांचता है कि कितने लोगों को डिजीज़ है, और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कोई भी टेस्ट जब जांचता है कि कितने लोगों को डिजीज़ नहीं है। अब कई बार क्या होता है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों जो है ये हमेशा 100% नहीं हो सकते किसी भी टेस्ट के लिए। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है स्पेसिफिसिटी कम होती है, और अगर ये ज़्यादा होती है तो ये कम होती है। तो अगर दोनों 100% हो जाएं, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है जो कि फिजिबल नहीं है असल सिचुएशन में। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है EEG रिजल्ट्स और कैट रिजल्ट्स। किस चीज़ की? ब्रेन ट्यूमर्स के डायग्नोस किए गए। एक ही डिजीज़ है जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। टेस्ट दोनों अलग अलग हैं, EEG और CAT। EEG रिजल्ट जो निकल के आए हमारे पास, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देखो, और कैट जो हमने टेस्ट किया उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी देखो। जो EEG है इसकी सेंसिटिविटी 90% है और कैट की 97 है। इसकी स्पेसिफिसिटी 85 है और इसकी स्पेसिफिसिटी 95% है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें साफ पता चल रहा है कि जो कैट है वो ज़्यादा सही से डिटरमाइन करता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है बजाय EEG टेस्ट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर EEG हमने किया टोटल इतने लोगों के ऊपर, ठीक है, तो इसमें से इसने बताया कि सही में जिनमें डिज़ीज़ है वो है 36 और सही में जिनमें डिज़ीज़ नहीं है वो है 4। जबकि इसने गलत डिटरमाइन किया कि इन लोगों में पॉजिटिव दिखाया जबकि इनमें नहीं था, और इसने गलत दिखाया कि इन लोगों में नहीं है जबकि इनमें इन लोगों में नहीं है जबकि इनमें था। ये दोनों वैल्यूज़ इसने गलत बताई, ये और ये। ठीक है, अब अगर इसकी सेंसिटिविटी देखें, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितनों में है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट वाले कितने थे? सही वाले 36 थे। टोटल कितने थे प्रेजेंट जिनमें आया? वो थे 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालनी है तो आगे 90%। स्पेसिफिसिटी मतलब जिनमें नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है डिजीज़ नहीं है। तो एब्सेंट वाले कौन से हैं? सही वाले हैं। जिनमें सही में नहीं है वो है 54,000। टोटल जिनमें टोटल कितने लोग निकाले जिनमें एब्सेंट है? 3,60,000। इसे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो स्पेसिफिसिटी आ गई 85%। मतलब EEG टेस्ट की सेंसिटिविटी भी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और स्पेसिफिसिटी भी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो टेस्ट होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है बजाय EEG के। इसमें देखो सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटिविटी का मतलब कितनों में है मतलब प्रेजेंट, कितनों में है असल में 39। एक गलती से बता दिया इस टेस्ट ने कि इसमें है जबकि इसमें नहीं था, ठीक है, तो 39 में असल में है। टोटल कितने हैं बताए हैं? 40, तो डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, ये आ गई इसकी परसेंटेज। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है नहीं है मतलब एब्सेंट, कितनों में एब्सेंट था? असली में 18,000 में एब्सेंट था, जबकि 3,42,000 में गलती से इसने बता दिया। नहीं सॉरी, ये वाली सही वैल्यू है, ये वाली गलत वैल्यू है। 18,000 में बताया कि है जबकि उनमें नहीं था, और इनमें नहीं था तो इसने सही बताया कि नहीं था। ठीक है, तो ये जो सही वाली वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी भी आ गई 95%। तो ये टेस्ट रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। ये हमें किससे पता चला? सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की वैल्यूज़ निकालने के बाद। ठीक है, तो अगला है प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी जो है ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को टेस्ट करता है। मतलब हम कोई भी अगर टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट की कितनी एक्यूरेसी है, कितना वो पावरफुल टेस्ट है, ये चीज़ हम प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी से समझ सकते हैं। तो अब प्रिडिक्टिव वैल्यू को ही आगे लेके जाते हैं। तो प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी क्या होती है? अगर हमने कोई टेस्ट किया है तो उसकी सेंसिटिविटी अगर 50% है, अगर हम उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू निकालते हैं तो समझ लो उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू 21% आती है। तो इसका मतलब उन 50%
तो समझ लो 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया, टेस्ट ने निकालना था सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट ने बताना कितने लोगों को डिजीज़ है। टेस्ट ने बताया कि 100 के 100 लोगों को डिज़ीज़ है, जबकि उसकी सेंसिटिविटी निकल के आ रही है 50%। मतलब असल में सिर्फ 50 लोगों को डिज़ीज़ था और 50 लोगों को उसने गलती से बता दिया कि इनको भी डिज़ीज़ है। अब उन्होंने उसकी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी निकाली, वो निकल के आई 21%। मतलब असल में आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 21 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको सच में डिजीज़ था। आउट ऑफ दोज 50% जो हमने आंकड़ा निकाला सेंसिटिविटी का कि इन लोगों को डिजीज़ है, ये टेस्ट ने सही सही से निकाला है। तो वो जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ 21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। मतलब हमने बाकी के अराउंड 29% लोग तो छोड़ ही दिए हैं, जिनको सच में डिजीज़ था उनको हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, वो पॉपुलेशन में से छूट ही गए हैं। तो इस टेस्ट की प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी निकल के आ रही है सिर्फ 21%। अब अगर किसी पॉपुलेशन में कोई डिजीज़ बड़ा ही ज़्यादा फैला होगा, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड बड़ा ज़्यादा फैला होता है, अगर हम उसका टेस्ट करेंगे और उसकी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी निकालेंगे तो वो बड़ी ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई डिजीज़ फैला होता है किसी पॉपुलेशन में उतनी ज़्यादा उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। और जितना कम कोई डिजीज़ फैला होता है, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया ले लो, तो अगर हम उसकी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी निकालेंगे वो बड़ी कम निकल के आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन ली है, उसमें से 2 लोगों को सच में था हीमोफीलिया, हमने टेस्ट किया, समझ लो एक बंदा रह गया हमसे टेस्ट में से, तो हमने सिर्फ बाकी के सभी लोगों का टेस्ट किया, उसमें सिर्फ जो असल में बंदा था जिसको हीमोफीलिया था वो एक बंदा वो उस पॉपुलेशन में आ गया। एक और बंदा जिसको था वो उस पॉपुलेशन में कवर ही नहीं हुआ हमारे टेस्ट में, तो हमारे टेस्ट की प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी आधी रह जाती है, ठीक है। मगर जब कॉमन कोल्ड का हम एग्जांपल लेते हैं, समझ लो 100 लोगों के ऊपर हमने किया, असल में सिर्फ 90 लोगों को कॉमन कोल्ड था, तो हमने अपने टेस्ट में पॉपुलेशन जो ली उसमें हमने 80 लोगों को लिया, तो उसमें कम से कम हमारी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस रहता भी है, 97% तक अगर लोग हमारे टेस्ट में निकल के आते हैं, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी उस टेस्ट की निकल के आती है, तो अगर 2-3% रह भी गया है, हमने 2-3% पॉपुलेशन को छोड़ दिया है, तो वो इतना असर नहीं डालेगी हमारी टोटल वैल्यू पे, दैट इज़ 97%। जबकि हीमोफीलिया के केस में इसका अलग हो गया, हमने 50% निकाली, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी होनी थी, बढ़नी थी अगर हमने वो एक बंदा भी ऐड कर लिया होता। इसी तरह अब अगली चीज़ है, हमारा अगला डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट है यील्ड। यील्ड का मतलब है, समझ लो हमने अबव 40 ईयर्स की जो पॉपुलेशन थी हमारे पास, एज ग्रुप था किसी पॉपुलेशन में, उसको स्क्रीन किया कि इनमें से कितनों को डायबिटीज़ हैं। जैसे जैसे हम स्क्रीन करते गए वैसे वैसे हमारे पास पर्सन बढ़ते गए कि जिनके डायबिटीज़ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बढ़ते गए। तो यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ दैट इज़ डायग्नोस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्क्रीनिंग एफर्ट। हमने जब किसी पॉपुलेशन में टेस्ट किए, बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, हर एक बंदे का टेस्ट किया, जितने ज़्यादा टेस्ट करते गए हमारे पास केसेस उतने ज़्यादा निकल के आते गए, तो हमारी यील्ड बढ़ती गई। मतलब हमारे पास नए नए केसेस और निकल के आते गए उस डिज़ीज़ के, और बंदे निकल के आते गए उस टेस्ट के, उस डिज़ीज़ के, उस टेस्ट की वजह से, क्योंकि हमने टेस्ट बहुत ज़्यादा किए लोगों के ऊपर, तो हमारी यील्ड बढ़ती गई। तो इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, यील्ड जो है उस टेस्ट की बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम कोई ऐसा टेस्ट लेंगे जिसकी कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बड़ी बेकार होगी तो हमें यील्ड भी कम देगा, मगर कोई ऐसा टेस्ट चूज़ करेंगे जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी होगी तो हमें यील्ड भी ज़्यादा देगा। प्रेवलेंस अगर डिज़ीज़ की ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स उसकी यील्ड भी ज़्यादा आएगी। अगर कोई डिज़ीज़ कम प्रेवलेंट होगा जिसकी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी भी कम होगी तो उसकी यील्ड भी कम आएगी। पार्टिसिपेशन अगर इंडिविजुअल्स की ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस डिटेक्शन प्रोग्राम में, उस स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो यील्ड ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कि अगर हम कोई टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ के जांच करते हैं 40 से ऊपर के लोगों में किसी पॉपुलेशन में, तो हमारी जो इंक्रीज़ इन द यील्ड है वो बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे जिनको डायबिटीज़ होगी, क्योंकि हमने हाई रिस्क ग्रुप चूज़ किया है। अगर हम छोटे जवान नौजवानों को चूज़ कर लेंगे बीच में तो उससे हमारी यील्ड कम होगी, क्योंकि जवानों को डायबिटीज़ कम होती है जबकि इस उम्र से ऊपर के लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हम कोई हाई रिस्क ग्रुप चूज़ करते हैं तो उसमें हमारी यील्ड ज़्यादा निकल के आती है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और उनका क्या काम है। स्लिंग साइक्रोमीटर, ये काम आता है ह्यूमिडिटी नापने के। काटा थर्मोमीटर, इसका यूज़ होता है कूलिंग पावर नापने में।
ग्लोब थर्मोमीटर, इसका यूज़ होता है रेडिएंट टेम्परेचर नापने में। और एनीमोमीटर, इसका यूज़ होता है, हम एयर वेलोसिटी नापते हैं इससे। अब इसी सीरीज़ में हमारा टॉपिक आता है मेटेरोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मेटेरोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट में ही सारी चीज़ें आती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर टेम्परेचर होता है, हमारी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हमारी हवा की डायरेक्शन और स्पीड कहाँ की है, और हमारे क्लाउड्स का मूवमेंट और करेक्टर क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हमारी हवा का प्रेशर जो होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समुद्र के आसपास के एरियाज़ में जो हमारा प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो इसे हम नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहते हैं। और इसी प्रेशर पे हम सभी इंसानों को जीने के हम आदी होते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते जाते हैं प्रेशर घटता जाता है, और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में उतरते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं समुद्र की तरफ, हर 33 फीट की गहराई के बाद जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर की दर से बढ़ जाता है, 1 एटमॉस्फेयर की दर से। अगर हम पहाड़ों पर 1 लाख फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें सांस लेने में तक दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है, 10 mm ऑफ मरकरी होता है। तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन मास्क की यूज़ करना पड़ता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: फॉर्टिन बैरोमीटर, क्यू पैटर्न स्टेशन बैरोमीटर और बैरोग्राफ। इसमें से जो क्यू पैटर्न स्टेशन बैरोमीटर है ये हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा यूज़ करता है। और जो बैरोग्राफ होता है इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। ये एक सर्कुलर सा बॉक्स होता है। जैसे एयर प्रेशर बढ़ता है तो ये पिचक जाता है, और जैसे एयर प्रेशर घटता है तो ये वापस फूल जाता है। इसके पिचकने से और फूलने से हम इसका एयर प्रेशर नाप सकते हैं आसपास की हवा का। हाई अल्टीट्यूड्स पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई अल्टीट्यूड्स पे जहाँ बहुत कम प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि अब पहाड़ों पर हवा जो होती है वो कम घनी होती है, और कॉन्सिक्वेंटली पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो भी कम होता है। तो हम जो हैं 25,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। जब हम लो प्रेशर पे जाते हैं, मतलब पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इंक्रीज इन रिस्पायरेशन, हमारा रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। हमारा हीमोग्लोबिन जो है, खून घना हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सके। और हमारा दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। 2 कंडीशंस होती हैं, मतलब 2 तरह की बीमारियां होती है, टेम्पररी सी सिकनेस होती है जो कि पहाड़ों पे जाके हो जाती है। एक होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एक होती है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा। एक्यूट माउंटेन सिकनेस की क्या क्या खासियत होती है, मतलब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ये ज़्यादा हार्मलेस होती है, मतलब इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है, और ये एक ट्रांजिएंट कंडीशन होती है। इसमें थोड़ी सिर दर्द होती है, नींद नहीं आती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, मन ख़राब होता है, वॉमिटिंग का मन होता है, और हमारी नज़र भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोक्सिया की वजह से होते हैं, मतलब हमारे खून में कम ऑक्सीजन जाने की वजह से। दूसरा हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये ज़्यादातर हमें तीसरे दिन दिखाई देते हैं, और ये वैसे ही होते हैं, सेम होते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस की जैसे होते हैं। बस इसमें खासियत इसकी ये है, अलग बात ये है कि इसमें जो बंदा है, पेशेंट है, उसको ज़ुकाम हो जाता है, और उसको एक तरह का स्ट्रोक होता है जिसे कीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ओलिग्यूरिया होता है, तो ओलिग्यूरिया मतलब कम यूरिन आता है। मेंटल कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, स्टूपोर, सीजर्स, कोमा, ये सब इसकी खासियत होती है, इसलिए थोड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये कंडीशन बड़ी कम देखने को मिलती है, मगर ये 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे अगर हो तो तब ये देखने को नहीं मिलती है। फिर लो एल्टीट्यूड्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? लो एल्टीट्यूड मतलब जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं, गहराई में उतरते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब मैंने बताया था हर 33 फीट की गहराई पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जो हम ग्रेटेस्ट डेप्थ जो आज तक समुद्र की जहाँ तक इंसान जा पाया है वो है 10 एटमॉस्फेयर्स, मतलब कि 330 फीट की डेप्थ तक।
व्हेन मैन इज़ एक्सपोज टू हाई प्रेशर गैसेस इन द एयर, जब हम बड़े ही ज़्यादा गहराई पे चले जाते हैं तो हमारे आसपास के पानी में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे आसपास की हवा में भी जो गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, हमारे खून में बड़ी तेज़ी से घुल जाती हैं, जिसकी वजह से जो इन गैसेस ये जो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, और हमारे ब्लड में और गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारे ऑर्गन्स जो है मरने लग जाते हैं। नारकोटिक एक्शन होता है इन गैसेस का। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो हमारा नाइट्रोजन का जो घातक परिणाम होता है वो बढ़ने लग जाते हैं। ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो हमें दौरे पड़ सकते हैं, हमारी मौत तक हो सकती है। अगर बंदा टाइम रहते सरफेस पे आ जाए तो ये सारी गैसेस एकदम से शरीर से बाहर निकलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये भी एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है। इसको एयर एम्बोलिज़म कहते हैं। तो जब भी हम बढ़ते हुए प्रेशर की तरफ जाते हैं तो हमें एक डिज़ीज़ का सामना करना पड़ता है, उसको कहते हैं केसन डिज़ीज़। ये हमेशा एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। मतलब अगर हम अर्थ के नीचे गहरी सुरंग में जाएं तो भी, अगर हम गहरे समुद्र में जाएं तो भी, केसन डिज़ीज़। अगला जो मेटीरोलॉजिकल इन्वायरमेंट का फैक्टर है, एलिमेंट है, वो है एयर टेम्परेचर। अब जो एयर का टेम्परेचर होता है वो हर जगह पर, मतलब दिन के हर समय पे अलग अलग होता है। कई फैक्टर्स होते हैं जो इसके टेम्परेचर को, हवा के टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने में कारक होते हैं। जैसे कि कोई जगह जो है वो किस लैटीट्यूड पे है, कितने अल्टीट्यूड पे है, जो हवा है उसकी डायरेक्शन क्या है, और प्रॉक्सिमिटी टू सी, मतलब समुद्र के पास है कोई जगह या दूर है। ये सारी चीज़ें उस जगह के टेम्परेचर को बढ़ाती या घटाती हैं। अब जो ग्राउंड का टेम्परेचर होता है हमेशा ऊंचाई से हवा के टेम्परेचर से कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ग्राउंड का ज़्यादा होता है, हवा का कम होता है। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? ऑब्वियसली टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। जो तो थर्मोमीटर जो होते हैं दो तरह के आजकल यूज़ होते हैं। मरकरी थर्मोमीटर भी यूज़ होता है, अल्कोहल थर्मोमीटर भी यूज़ होता है। अल्कोहल की खासियत ये है कि कम से कम टेम्परेचर पे भी ये जमता नहीं है। अब थर्मामीटर किन कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, इनकी कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि जो बल्ब होता है थर्मामीटर का वो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी वो सही से माप ले पाएगा। थर्मामीटर जो है वो किसी भी रेडिएंट हीट से दूर होना चाहिए। अब ये जो दोनों चीज़ें ये कैसे फुलफ़िल होती हैं, हमने देखा हुआ है कि ज़्यादातर जो थर्मामीटर्स होते हैं उनको एक कांच के डब्बे में बंद किया होता है। उस कांच के डब्बे को कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन, जो कि ज़्यादातर हमारे इंडिया की मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज में देखी जाती है। कई तरह के थर्मामीटर होते हैं, ड्राई बल्ब होता है, वेट बल्ब थर्मामीटर होता है। फिर उसके बाद ये देख लो, मैक्सिमम थर्मामीटर है, मिनिमम थर्मामीटर है, ग्लोब थर्मामीटर है, वेट ग्लोब थर्मामीटर है, सिल्वर्ड थर्मामीटर, काटा थर्मामीटर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर का सिंपल है, एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है जो कि हवा के टेम्परेचर को नापता है। इसको ज़मीन से 1.2 से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर रखा होता है स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर। वेट बल्ब थर्मामीटर जो होता है सेम होता है ड्राई बल्ब जैसा, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो इसका बल्ब होता है ना, बल्ब थर्मामीटर का, उसको मलमल के कपड़े से ढका होता है, जो कि हर टाइम गिल्ला रखते हैं पानी दे दे के। तो इससे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये हमेशा ड्राई बल्ब से कम होता है। अगर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का टेम्परेचर सेम सेम हो जाए तो इसका मतलब आसपास की जो हवा है वो पूरी सैचुरेटेड है पानी से, जो कि होता नहीं है। ये बड़ा ही कम देखने को मिलता है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। मैक्सिमम थर्मोमीटर जो होता है हवा की मैक्सिमम रीडिंग बताता है, मिनिमम थर्मोमीटर हवा की मिनिमम रीडिंग बताता है टेम्परेचर की। अब ग्लोब, तो जो हमारे मेन हैं काटा थर्मोमीटर और ग्लोब थर्मोमीटर, इनका यूज़ देख लेते हैं। ग्लोब थर्मोमीटर ज़्यादातर रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ द एयर नापने के काम आता है। ग्लोब थर्मोमीटर होता क्या है, थोड़ा फिगर देख लो इसकी। ये ग्लोब थर्मोमीटर है, नीचे एक बहुत बड़ा ग्लोब जैसा बल्ब बना है इसका ग्लास का। इसको बाहर से पेंट कर दिया होता है ब्लैक पेंट से। इसके अंदर एक थर्मोमीटर डालते हैं, दूसरा नॉर्मल कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर। उसका जो बल्ब है ये ग्लोब के सेंटर तक डाला होता है। अब जब ये वाला थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर नापता है हवा का, वो टेम्परेचर होता है नॉर्मल हवा का टेम्परेचर, और रेडिएंट हीट भी उसमें एडिड होती है। अगर हम इस थर्मोमीटर का जो आती है वैल्यू उसको नॉर्मल थर्मोमीटर में से माइनस कर देते हैं
तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास रेडियंट टेम्परेचर की वैल्यू आती है। तो इसलिए ग्लोब थर्मोमीटर किस काम आता है? रेडियंट टेम्परेचर नापने के काम आता है। जो ग्लोब थर्मोमीटर होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है मीन रेडियंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स की। तो इसमें यही है कि जो इसका कॉपर बल्ब है वो 6 इंच की गोलाई का होता है, जिसको कि बाहर से ब्लैक पेंट किया होता है। ये रेडियंट हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने आसपास की चीज़ों से। और इसके अंदर एक मरकरी थर्मोमीटर डाला होता है इस ग्लोब थर्मोमीटर के अंदर, जो कि इस ग्लोब के सेंटर तक जाता है, जिसका बल्ब ग्लोब थर्मोमीटर जो होता है ये एक हाई टेम्परेचर रजिस्टर करता है। इस पे जो भी टेम्परेचर आता है वो हमेशा ज़्यादा होता है दूसरे हमारे आम थर्मोमीटर से। तो इसलिए जब भी हम ग्लोब थर्मोमीटर की रीडिंग में से आम थर्मोमीटर की रीडिंग को माइनस करते हैं, जो तुम्हारे पास रीडिंग बच के आती है उसको हम कहते हैं रेडियंट हीट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्लोब थर्मोमीटर जो है वो रेडियंट टेम्परेचर नापने के काम आता है। अब जो ग्लोब थर्मोमीटर है उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पे आने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये ग्लोब थर्मोमीटर जो है ये हवा की वेलोसिटी भी इसकी रीडिंग्स को अफेक्ट करती हैं, बढ़ाती हैं या घटाती हैं। इसके बाद हमारे पास एक वेट ग्लोब थर्मोमीटर भी आता है, जिसमें कि बाहर का जो ग्लोब होता है उसको लगातार गीला रखते हैं एक मिसलिन क्लॉथ से। इसके बाद हमारे पास आता है काटा थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर एयर की कूलिंग पावर नापता है। काटा जो है ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कम, नीचा, नीचे दिखाना, कम रीडिंग दिखाना, डाउन रीडिंग दिखाना। काटा थर्मोमीटर जो है वो एक अल्कोहल थर्मोमीटर होता है। इसका जो बल्ब होता है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। देख लो, ये लंबा भी है और गोल भी है। ये 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1.8 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर रीडिंग्स होती है 100 से लेकर 95 डिग्री के बीच की 100 से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की रीडिंग्स होती है। इसका क्या फंक्शन, मतलब कैसे काम करता है ये? इस पे 2 इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। बल्ब ऑफ वन इज़ कवर्ड विद अ वेट, मतलब 2 तरह का होता है काटा थर्मोमीटर। एक सेम ग्लोब की तरह एक वेट वाला होता है, एक ड्राई वाला होता है। वेट वाले को बाहर से मुस्लिम क्लॉथ लगा के, गीला मुस्लिम क्लॉथ लगा के वेट रखा जाता है। काम कैसे करते हैं? इस थर्मोमीटर को जब हम हवा में रखते हैं, जहाँ भी जिस भी एयर का हमने टेम्परेचर नापना होता है, तो जो इसके अंदर स्पिरिट होता है, मतलब जो अल्कोहल होता है, वो सबसे पहले हम इसको पहले सबसे ना गर्म पानी में डिप करते हैं। इसकी इस वाले हिस्से को गर्म पानी में डिप करते हैं। फिर उसके बाद इसको जो ड्राई वाला थर्मोमीटर होता है, ड्राई वाला काटा थर्मोमीटर, उसको कपड़े से सुखा लेते हैं। जब गर्म पानी में डिप करते हैं ऑब्वियसली स्पिरिट का जो होता है पारा ऊपर चढ़ जाता है, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और जब उसे सुखाते हैं गर्म पानी से बाहर निकाल के, तो उसका पारा नीचे गिरता है। फिर जब उसका पारा नीचे गिरता है तो जब वो 100 डिग्री पे पहुंचता है तब हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करनी है। 100 से 95 तक आने में उसे जितना टाइम लगता है तब हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑफ करनी है 100 से 95 आने में। इस तरह से हमने 4 रीडिंग्स लेनी है। फिर से इसे गीला करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, सुखाएंगे, फिर रीडिंग लेंगे। ये जो 4 रीडिंग्स आई, इसमें से पहली वाली रीडिंग हमने छोड़ देनी है, बाकी की 3 रीडिंग्स को हमने ऐड कर लेना है। हर काटा थर्मोमीटर के ऊपर एक काटा फैक्टर होता है लिखा हुआ, एक नंबर होता है काटा फैक्टर जिसे कहते हैं। काटा थर्मोमीटर बनाने वाली कंपनी से इस फैक्टर को थर्मोमीटर के ऊपर लिखा होता है उन्होंने ऑलरेडी। हमने क्या करना है, इस काटा फैक्टर को ऊपर रखना है, नीचे रखना है वो अपनी 3 रीडिंग्स की सम को, जो ऐड करके हमने निकाला है। और इन दोनों को काटने पे जो भी हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास असली रीडिंग आती है। उस रीडिंग का मतलब होता है कि मेरे आसपास जो हवा है वो कितनी जल्दी ठंडी हो जाती है, कितने टाइम में ठंडी हो जाती है। इसका यूनिट होता है कि हमारे आसपास की हवा जो है उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या है। इसका यूनिट आता है मिली कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जो काटा थर्मोमीटर है वो असल में तो कूलिंग पावर ऑफ द एयर ही निकालने के लिए बनाया गया था, मगर आजकल जो काटा थर्मोमीटर है इसका दूसरा काम निकल आया है एयर की वेलोसिटी नापने का। तो इसलिए एक एनीमोमीटर की तरह भी यूज़ होने लगा है। हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट स्ट्रेस के इंडाइसेस पढ़ने हैं। हीट स्ट्रेस इज़ द बर्डन और लोड ऑफ हीट दैट मस्ट बी डिसिपेटेड इफ़ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है वो हमारी बॉडी कितनी देर में बाहर फेंक देती है इन्वायरमेंट में, उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है, और अगर वो ज़्यादा गर्म है तो मतलब हम ठीक से काम नहीं कर सकते। अगर वो कम गर्म है, ठंडी हो गई है, तब भी हम ठीक से काम नहीं कर सकते। तो मतलब एक प्रॉपर हीट जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है
उसे कहते हैं हीट थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। और अगर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमें अपने हीट स्ट्रेस को मेंटेन करना होता है। बड़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हीट स्ट्रेस को मतलब डिफ़ाइन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। वो सारे होते हैं, जैसे कि एक फैक्टर है मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी सारे फैक्टर्स जो कि हमारी बॉडी के हीट स्ट्रेस को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारी आसपास की हवा का टेम्परेचर, हमारी हवा का ह्यूमिडिटी, हवा कितनी कैसी मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट कैसी है, एयर मूवमेंट, और रेडिएंट टेम्परेचर जो होता है हमारी हवा का। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के हीट को, कि हमारी बॉडी में कितनी हीट है या कम है ज़्यादा है, उसको अफेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी जितनी भी हीट गेन करती है वो हमेशा बाहर के एटमॉस्फेयर में लॉस होती रहनी चाहिए लगातार, या फिर गेन होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो तभी एक इक्विलिब्रियम बनकर रहता है। काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी का हीट स्ट्रेस नाप सकते हैं। एक है इक्वेटोरियल कंफर्ट इंडेक्स, हीट स्ट्रेस इंडेक्स और प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट। तो इक्वेटोरियल कंफर्ट इंडेक्स क्या है? ये डिनोट करता है टेम्परेचर ऑफ स्टिल एंड सैचुरेटेड एयर विच इज़ इक्वलेंट फिजियोलॉजिकली टू द क्लाइमेट अंडर कंसिडरेशन। कि हमारी हवा का खड़ी हुई और एकदम पानी से संपूर्ण सैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर कितना है ये बताता है, जो कि हमारे फिजियोलॉजी के बराबर है। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है। हीट स्ट्रेस इंडेक्स अगला है। इससे कैसे नापा जाता है? इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, हमें अपनी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये देखता है हमारा मेटाबॉलिक रेट और हमारे प्रिंसिपल चैनल हमारी बॉडी के, जैसे कि हमारी स्किन, हमारा हमारे नाक, हमारे जो भी होते हैं जहाँ से हम हीट बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, कि वो सारे चैनल्स में से कितनी हीट निकल रही है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कितना है हमारी बॉडी का, और इन्वायरमेंट का कितना है। तो वो सारे रीडिंग्स लेकर हम उन रीडिंग्स को इनके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं हमारी बॉडी मॉडरेट टू माइल्ड हीट है या फिर ज़्यादा हीट हमने इकट्ठी कर रखी है, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, हमें बहुत ठंड लग रही है, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट 4 घंटे में नापा जाता है कि इंसान जो है वो कितना स्वेट निकाल रहा है, कितने लीटर का उसने पसीना निकाला। तो इसकी वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। अगर 4 घंटे में कोई इंसान 4.5 लीटर तक स्वेट करता है, मतलब उसके आसपास की कंडीशंस ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में है। और अगर हमारा जो नॉर्मल स्वेट रेट होता है वो होता है 2.5 लीटर। अगर 4 घंटे में कोई इतना स्वेट करे मतलब वो एकदम सही उसके आसपास की कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये हर जगह हर कोई इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कुछ ही जगहों पे सभी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये जो हीट स्ट्रेस है इसके हमारी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? 4-5 तरह की चीज़ें हैं, डिजीज़ हैं, या फिर स्ट्रोक्स हम जिनको कह सकते हैं वो होते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक तब होता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 110 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये क्यों होता है? ताकि उनकी हमारी बॉडी का जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है वो फेल हो चुका होता है, हमें स्वेट आना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, हमें स्वेट आना बंद हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी की हालत हो जाती है और हम अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। स्किन एकदम हमारी ड्राई हो जाती है और गर्म हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो हीट स्ट्रोक जिनको होता है, हम कहते हैं स्वेटिंग होना बंद हो जाती है, मगर कई लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है ये दोनों चीज़ों में से। अब इसके बाद देखते हैं, ज़्यादातर जो जितने भी लोगों को हीट स्ट्रोक होता है उसमें से 40% लोगों की डेथ भी हो जाती है। हीट स्ट्रोक के बाद अगली चीज़ है, अच्छा एक और चीज़, हीट स्ट्रोक में अगर किसी को हीट स्ट्रोक है तो उसको ठीक कैसे करना है? उसको वाटर बाथ में रखना होता है, ठंडे पानी में रखना होता है, और उसका रेक्टल टेम्परेचर नापते रहना होता है। जैसे रेक्टल टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 38.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने लग जाए या इधर तक आ जाए तो हमें उसे बाहर निकाल देना है। हमें ये भी नापते रहना है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, ताकि उसे टेम्परेचर इस टेम्परेचर से नीचे ना गिर जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाइपर पायरेक्सिया, हीट हाइपर पायरेक्सिया। इसमें क्या होता है? जैसे हमने कहा हीट स्ट्रोक 110 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच जाए तो हीट स्ट्रोक होता है। हाइपर पायरेक्सिया में अगर बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच जाए तो हीट हाइपर पायरेक्सिया होता है। अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 110 डिग्री तक बढ़ जाता है और बंदे को हीट स्ट्रोक हो जाता है, हाइपर पायरेक्सिया से।
इसमें भी हमारा हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म जो होता है वो ख़राब होने लग जाता है, अभी पूरी तरह हुआ नहीं होता है। मगर करैक्टरिस्टिक फ़ीचर जो होते हैं वो हीट स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, मगर इसका अलग क्या हीट स्ट्रोक से कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। 106 डिग्री तक अगर टेम्परेचर पहुँच जाए तो हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं उसे। हीट एग्जॉशन क्या होता है? हीट एग्जॉशन इससे एक स्टेप नीचे है, मतलब इसमें अभी बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक ही होता है। मगर बंदे को फिर भी चक्कर आने लग जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। ज़्यादातर ये हीट एग्जॉशन का किस वजह से होता है कि हमारे शरीर में वाटर और साल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कमी हो जाती है। तो इस वजह से हमें जो है चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, मगर टेम्परेचर बॉडी का 102 ही होता है। हमें डिजीनेस फील होती है, वीकनेस होती है, फटीग होता है, और ये ज़्यादातर साइंस जो है सर्कुलेटरी डिस्ट्रेस के होते हैं। अब एक और प्रॉब्लम है, वो है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स तब होते हैं जब कोई बंदा बड़ी देर तक, बड़े घंटों तक एक हाई टेम्परेचर के इलाके में काम कर रहा होता है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के एरिया में। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं उसमें बड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती है, वो दुखने लग जाते हैं। तो इसलिए जब कोई बड़ी देर तक ऐसी जगह पर काम कर रहा होता है, उसकी ट्रीटमेंट यही है कि उसे थोड़ी देर वहाँ से निकाल कर रेस्ट करवाई जाए और उसका टेम्परेचर डाउन करवाया जाए। एक और प्रॉब्लम है हीट सिनकोप। ये ज़्यादातर देखा गया है जब हम कई घंटों तक परेड करते हैं, या फिर आर्मी मैन जो परेड करते रहते हैं उन चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके लोअर लिम्स में ब्लड की पूलिंग हो जाती है। लोअर लिम्स की जो वेन्स होती है वो फैल जाती है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, हार्ट में प्रॉपर ब्लड जाता नहीं है, हार्ट पंप के लिए ब्लड बचता नहीं है, जिसकी वजह से हार्ट बीट, हम जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, और हमारे ब्रेन तक भी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, इसलिए हम चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट यही है कि बंदे को सीधा लेटा दो छाँव में, 5 से 10 मिनट में बाद वो ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। हीट स्ट्रोक के भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और कोल्ड स्ट्रेस के भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हीट स्ट्रोक में क्या हम एहतियात बरत सकते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर, जो कि बड़े ही लोग ठंडे गर्म इलाके में काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले में, उनको हम ठंडा पानी पिला सकते हैं। इंडिया में ये मतलब मापदंड है कि जो बंदा बड़ा ही विग्रस काम कर रहा है किसी हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, उसको 1 घंटे में 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जबकि जो सीडेंट्री काम कर रहा है उसको 1 घंटे में आधे लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोगों का मानना है कि नमक नमक वाला पानी उससे ज़्यादा जल्दी हम रीगेन करते हैं, मगर ऐसा गलत है, क्योंकि हमारे शरीर से, हमारे स्वेट से नमक इतना लॉस नहीं होता है, बहुत थोड़ा क्वांटिटी में लॉस होता है। तो ना, पानी जो है हमेशा सादा ही पीना चाहिए, बिना ज़्यादा नमक ऐड किए। अगला हमारे पास है कि रेगुलेशन ऑफ वर्क, कि लगातार लंबे समय तक हमें बड़े ही हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में काम नहीं करना है, बीच में रेस्ट भी लेनी है। तो इससे हमारा ये सारे स्ट्रोक्स आने की संभावना कम होती है। क्लॉथिंग जो है हमें हमेशा ठंडी और लाइट वगैरह कलर्स की ही डालनी है, और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहन के काम करना है गर्म इलाके में, जैसे कि गॉगल्स, शील्ड्स और हेलमेट्स, ये हमें बचाती हैं। वर्क इन्वायरमेंट जो है हमारा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो हमारे वर्क इन्वायरमेंट की है उसे हमें मेंटेन करके रखना है, बढ़ने नहीं देना है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? प्रॉपर वेंटिलेशन से, और वहाँ पे एयर कंडीशनिंग करवा कर। इसी तरह जो हम ठंडे इलाके में होते हैं, बड़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडे इलाके में, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इंडिविजुअल को? उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बड़ा कम हो जाता है, और इसलिए हम उसे कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो बड़े ही ठंड से गुजर रहा है। जैसे दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपोथर्मिया। कैसे करेक्टराइज होता है? सिम्टम्स क्या है इसके? हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नमनेस हो जाती है, हमें कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, बार बार सोने का मन करता है, जिसकी वजह से हमें कोमा भी जा सकते हैं। अगर हम लगातार ठंडे इलाके में रहेंगे, ठंडे एरिया में रहेंगे, तो हम कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। हमारी लोकल जो हमारी बॉडी में इंजरीज़ हो जाती हैं बड़े ज़्यादा ठंडे इलाके में रहने से, वो क्या क्या होती हैं कि हमें ट्रेंच फुट हो सकता है, हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। ट्रेंच फुट जो होता है उसको ठीक करने के लिए हमें गर्म पानी में पैर डुबो कर रखना होता है 20 मिनट तक। और फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर आइस जम जाती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में गर्म पानी में पैर डुबो कर रखना होता है। गर्म पानी मतलब 44 डिग्री सेल्सियस वाला, 20 मिनट तक डुबो कर रखना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इशू है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं। तो जब भी हमारे आसपास के टेम्परेचर्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसा माना गया है तो 2030 तक जो हमारा एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 3 डिग्री और बढ़ जाएगा।
अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का चलता रहा तो। अब इसमें एक चीज़ है, दैट इज़ हीट आइलैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट आइलैंड की जो सिटीज़ हैं वो गांव से ज़्यादा गर्म होती हैं और वो लगातार हीट छोड़ती रहती हैं, तो इसलिए हीट आइलैंड का फिनोमेनन है ऐसी सिटीज़ के लिए कि वो अपने सराउंडिंग को लगातार, जो कि रूरल एरियाज़ होते हैं उनके सराउंडिंग, उनको गर्म करती रहती हैं। अब नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का सीधा मतलब है हमारी आसपास की हवा में कितना ज़्यादा वाटर है, कितनी वाटर उसने कंटेन किया हुआ है। तो हमारे मॉइस्चर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होता ही होता है। दो तरह की ह्यूमिडिटीज़ होती हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन होती है वेट ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ये वेट होता है वाटर वेपर का एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। तो अगर एयर कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, तो मतलब वो 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो कि असल में होता नहीं है। जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, मतलब आसपास की हवा में पानी उतना ज़्यादा, हमारी घुटन भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये पीक गर्मियों वाले टाइम में इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर RH 65% से ज़्यादा हो तो हमें बहुत घबराहट होगी ऐसी जगह में रहने में। अगर RH 30 मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से कम हो तो वहाँ पर भी हम रह नहीं सकते, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है और ऐसी कंडीशन में हमारे नॉस्ट्रिल्स तक ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सोर थ्रोट और कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है और एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर होता है, एक्चुअली थर्मोमीटर नहीं, उसे हाइग्रोमीटर कहेंगे। दो लगे होते हैं, ड्राई और वेट हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक है स्लिंग साइक्रोमीटर और दूसरे का नाम है एसमैन साइक्रोमीटर। दोनों ही पोर्टेबल हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर ऐसा होता है, एसमैन साइक्रोमीटर एक सीधा उसकी शेप होती है। पहले हम स्लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें ये दो हाइग्रोमीटर लगे हुए हैं, एक वेट है और एक ड्राई है। यहाँ से पकड़कर इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे 5 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए घुमाया, रोका, दोनों की रीडिंग्स पढ़ी, खास तौर पे वेट वाले की, वेट हाइग्रोमीटर की रीडिंग पढ़ी, नोट कर लिया, फिर से घुमाया। इसी तरह से हम इसकी तब तक घुमा घुमा के रीडिंग्स लेते रहेंगे। वेट वाले की 15 सेकंड घुमाएंगे, रोकेंगे, रीडिंग लेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर रोकेंगे, रीडिंग लेंगे, तब तक लेंगे जबकि वेट हाइग्रोमीटर हमें दो रीडिंग्स एक जैसी ना दे दे। जो दो रीडिंग्स इसकी एक जैसी आएंगी उसको हम फाइनल रीडिंग मानेंगे और फिर उसी टाइम हम इस ड्राई वाले की भी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है एसमैन साइक्रोमीटर। एसमैन साइक्रोमीटर इसकी तरह घूमता नहीं है, ये सीधा होता है। इसके अंदर हवा जो है एकदम से तेज़ी से इसके अंदर डाली जाती है, खींची जाती है। साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, इसका काम क्या है कि हवा की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वेलोसिटी, जैसी हवा तेज़ी से इसके ऊपर से गुजरती है, इसके बल्ब के ऊपर से, तो ये हवा की ह्यूमिडिटी चेक कर सकता है। अगर हवा में स्पीड ही नहीं होगी तो ये उसकी ह्यूमिडिटी चेक नहीं कर सकता। इसलिए हम इनको घुमा घुमा के या तेज़ी से इसके अंदर हवा गुजार कर एयर का वेलोसिटी देकर हम इससे ह्यूमिडिटी चेक करवाते हैं। इसका भी फिनोमेना ये है, इसके अंदर से हवा तेज़ी से गुजारी जाती है, फिर इसके ड्राई और वेट बल्ब जो हैं वो रीडिंग ले लेते हैं। हवा की स्पीड कितनी होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये था इन दोनों का फिनोमेनन। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का सीधा मतलब है कि हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर, उसमें जो हवा में पानी है वो नीचे किस फॉर्म में गिर रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, ड्यू या फिर फ्रॉस्ट। जिस भी फॉर्म में गिरा है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन जो है वो उसे मापने का इंस्ट्रूमेंट को रेन गॉज कहते हैं। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेन गॉज निकाला है, मतलब ये प्रेसिपिटेशन मापने के लिए, उसका नाम है साइमंस रेन गॉज। इसका जो फनल है, एक फनल होता है जिसके अंदर रेन इकट्ठी होती है, उसका डायमीटर है 5 मीटर। इसको रखने की जगह बड़ी ध्यान से चूज़ करनी होती है। ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके आसपास बिल्डिंग्स ना हो, पेड़ ना हो, खुली जगह हो, कंक्रीट वाली जगह हो, ताकि रेन गॉज जो है वो एकदम सीधा, उधर उसका फनल जो है एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली बैठे वहाँ पे। तो मिलीमीटर्स में नापी जाती है प्रेसिपिटेशन, मिलीमीटर पर डे और मिलीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट आ गया एयर वेलोसिटी। हवा की वेलोसिटी, स्पीड कितनी है, उसे नापने के इंस्ट्रूमेंट को
अनीमोमीटर कहते हैं। इसमें 4 हेमिस्फेरिकल कप्स लगे होते हैं जो कि एक डंडे के साथ अटैच होते हैं। दो ऐसे क्रॉस बनाकर मेटल आर्म्स का उन 4 एंड्स पे ये 4 हेमिस्फेरिकल कप्स टांगे जाते हैं। ये एक नीचे एक बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसी हवा चलती है जितनी भी स्पीड से उतनी स्पीड से ये जो है 4 आर्म्स इसकी घूमती हैं और ये नीचे डब्बा जो होता है उसके अंदर मीटर लगा होता है, वो रीडिंग नोट कर लेता है कि हवा की स्पीड कितनी है। हवा की अलग अलग स्पीड्स होती हैं। अगर हवा 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो इसको हम काम ब्रीज कहेंगे। अगर हवा 3.3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो इसे हम स्लाइट ब्रीज कहेंगे, जिसमें पत्ते वगैरह थोड़े हिलते हैं। अगर हवा 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे, जिससे कि पेड़ों की बड़ी बड़ी ब्रांचेस हिलती हैं। अगर हवा 15 से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो हम इसे स्टॉर्म कहते हैं। जब हवा 25 से 30 मीटर प्रति सेकंड की हो जाती है तो इसे गेल कहते हैं और 30 से 50 मीटर प्रति सेकंड वाली को हरिकेन कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था काटा थर्मोमीटर, उसका भी सेम काम होता है। मतलब काटा थर्मोमीटर वैसे तो कूलिंग ऑफ द एयर नापता है कि हवा में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी देर बाद ठंडी हो रही है, मगर काटा थर्मोमीटर जो है वो वेलोसिटी के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है, हवा की वेलोसिटी भी नाप सकता है। तो इसलिए काटा थर्मोमीटर कैन रिकॉर्ड एयर वेलोसिटीज एज लो एज 10 फीट पर मिनट। हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया है। विंड डायरेक्शन को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे विंड वेन कहते हैं। एक एरो की फॉर्म में होता है जो कि जैसी हवा चलती है तो ये घूमता है, जिस भी साइड को घूमता है तो सीधे डंडे के ऊपर लगा होता है। जिस भी साइड को घूमता है हम उसी साइड को मानते हैं कि उस साइड को हवा की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जो भी होती है। तो इसी तरह से हमारे मेन तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, उसके आगे 8 डायरेक्शंस उसकी सब डायरेक्शंस हैं। इसी तरह 16 उनकी सब कैटेगरीज भी होती है। तो 16 डायरेक्शंस होती है हमारे पास, जिसमें ये हमें बताता है। क्लाउड्स एंड वेदर ऑब्जर्वेशंस। क्लाउड की ऑब्जर्वेशन करने से हमें पता चल जाता है कि किसी भी जगह पे कैसा टेम्परेचर वेदर रहने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस यही था। सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को नापती है, क्लाउड और वेदर की ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखती है। तो इनको नापने का कोई खास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओनली सैटेलाइट्स कैन मेजर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मेथड्स। डायडैक्टिक है, सोक्रेटिक, नॉन वर्बल, टेलीकम्युनिकेशन। डायडैक्टिक का मतलब देखते हैं। चैप्टर का नाम कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, एक 2 वे प्रोसेस होता है, जिससे कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब एक्सचेंज करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, टू द काउंटलेस वेज दैट ह्यूमंस हैव ऑफ कीपिंग इन टच विद वन अनदर। वो सारे तरीके जिससे कि आदमी एक दूसरे के संपर्क में रह सकता है। कम्युनिकेशन का मकसद क्या होता है, ये चेंजेस लाता है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और हमारा खुद का भी क्या क्या चेंजेस होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब हमारे किसी की नॉलेज बढ़ाने के लिए जो हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कॉग्निटिव कहते हैं कि वो कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब कॉग्निटिव चेंज लाएगा उसमें। अफेक्टिव का मतलब कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न है, हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड है, उसमें चेंज लाने के लिए जो कम्युनिकेशन होती है उसे अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। और साइकोमोटर का मतलब जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं किसी कम्युनिकेशन के थ्रू तो उसे साइकोमोटर कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कम्युनिकेशन जो होता है हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप विद अदर पीपल बनाने का एक पार्ट होता है। ये हमारी एबिलिटी बताता है, हाँ, जिससे कि हम दूसरों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, रीजनिंग। तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कि एक मैसेज भेजता है एक चैनल के थ्रू और वो पहुंचता है रिसीवर तक। फिर रिसीवर में उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके अवेयरनेस आ सकती है, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, इवैल्यूएशन करने का मन हो सकता है, या फिर एडॉप्शन, अब उस इंफॉर्मेशन से खुद में कोई बिहेवियर चेंज लाता है अगर, तो मतलब उसने उस मैसेज को अडॉप्ट किया। अब बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड, वो एक फीडबैक देता है सेंडर को। उस फीडबैक को लेकर सेंडर अपने मैसेज में सुधार लाता है और फिर उस मैसेज को चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है।
तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, रिसीवर देता है फीडबैक टू द सेंडर, सेंडर देता है मैसेज थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर, इसी तरह चलता है। सेंडर कौन होता है, ये एक ओरिजिनेटर होता है, कम्युनिकेटर होता है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। और रिसीवर कौन होता है, जो कि ऑडियंस होती है दूसरे एंड पर, जो कि सेंडर के दिए हुए मैसेज को रिसीव करती है, उसे रिसीवर कहते हैं। जो रिसीवर होता है वो एक बंदा भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। तो ऑडियंस दो तरह की होती है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड ऑडियंस होती है होमोजाइगस, मतलब एक ही तरह की सोच रखने वाले जो ऑडियंस होती है, तो उसे हम कंट्रोल्ड ऑडियंस कहते हैं। इस ऑडियंस में जो रिसीवर का मैसेज होता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट से लिया जाता है, क्योंकि सभी को इंटरेस्ट था उस मैसेज को रिसीव करने में, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का टॉपिक था। जबकि अनकंट्रोल्ड ऑडियंस जो होती है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से, कि रिसीवर क्या मैसेज देने वाला, उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से इकट्ठी हुई होती है, उसका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैसेज क्या होता है। मैसेज एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि देता है सेंडर, रिसीवर तक पहुंचाता है, और इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और साइंस। चैनल, किस किस चैनल को हम यूज़ कर सकते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। तीन तरह के होते हैं, इंटरपर्सनल, मास मीडिया, ट्रेडिशनल और फोक मीडिया। इंटरपर्सनल होता है जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, आमने सामने खड़े होकर, तो ये जो होता है ये ज़्यादा परसुएसिव तरीका होता है, हम इससे किसी सामने वाले को जल्दी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसे मना सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन के मेथड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है दूसरे को, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मास मीडिया का मतलब होता है जब हम टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह से जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो ये सारे मास मीडिया होते हैं। मास मीडिया एक बहुत बड़े ग्रुप, मतलब मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। इसमें फीडबैक इतनी अच्छी तरह से सेंडर तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जबकि इंटरपर्सनल में फीडबैक एकदम से सेंडर तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है फोक मीडिया। फोक मीडिया मतलब हमारे पुराने तरीके, जिससे कि हम अपनी बात किसी लोग तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में बुरा कथा, हरी कथा इन वेस्टर्न इंडिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में नौटंकी की जाती थी, ड्रामाज, फोक डांसेस, सिंगिंग, ये सारे के सारे फोक मीडिया में आते हैं। ये बड़ी इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेट करने का, जिससे कि हम लोकल्स को उनकी भाषा में उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडियंस। जब ऑडियंस वापस सेंडर को कोई इन्फॉर्मेशन देती है कि उसने जो मैसेज दिया है उनको अच्छा लगा, नहीं लगा, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उसे फीडबैक कहते हैं। ऑडियंस का रिएक्शन मैसेज को लेकर। फीडबैक दस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सेंडर टू मॉडिफाई हिज मैसेज एंड, तो जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है इस फीडबैक की मदद से। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, मेनली 7 टाइप्स की होती है। वन वे कम्युनिकेशन या फिर डायडैक्टिक मेथड, टू वे कम्युनिकेशन या फिर सोक्रेटिक मेथड, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो वन वे कम्युनिकेशन मतलब जिसमें कि सेंडर दे रहा है मैसेज रिसीवर को मगर कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, उसे डायडैक्टिक मेथड भी कहते हैं। ये वन वे ही होता है कम्युनिकेटर से ऑडियंस तक। फेमिलियर एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे कि क्लासरूम्स में लेक्चर देती है कोई टीचर, तो जो स्टूडेंट है वो कोई आगे से फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो बस लेक्चर ले रहे हैं, तो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन या फिर डायडैक्टिक मेथड। इसके ड्रॉबैक्स होते हैं बड़े सारे, जैसे कि इसमें नॉलेज जो है वो डाली जा रही है, ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही है। लर्निंग जो है वो अथॉरिटेटिव है, बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं सीख रहे हैं, अथॉरिटेटिव वे ऑफ लर्निंग है। ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स, उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी कम है, लिटल ऑडियंस पार्टिसिपेशन, वो कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं और ना ही ये उनके बिहेवियर को ज़्यादा कोई चेंज कर पा रहा है। तो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो सोक्रेटिक मेथड भी इसे कहते हैं। इसमें जो सेंडर है वो रिसीवर से बात करे और रिसीवर जो है वापस उसे फटाफट फीडबैक भी पहुंचा पाता है। बोथ द कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस इस बातचीत में हिस्सा लेते हैं, दोनों बात करते हैं एक दूसरे से। ऑडियंस में रेज क्वेश्चंस, जो सामने वाला है वो क्वेश्चन भी उठा सकता है सेंडर से, और सेंडर उसका जवाब देता है। अपने आइडियाज़, ओपिनियंस जो हैं सुनने वाला वो सुनाने वाले तक पहुंचा सकता है।
इसमें लर्निंग बड़ी एक्टिव होती है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक है, मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसे एक्टिव और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये हमारे बिहेवियर को, मतलब जो सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके बिहेवियर को चेंज करने में इफ़ेक्टिव होता है रादर देन वन वे कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम बोलकर किसी के साथ किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, उसे वर्बल बाय द मीन ऑफ वर्ड्स, बोल कर, या फिर जैसे ही मतलब डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ में बी लोडेड विथ हिडन मीनिंग्स, इट इज़ परसुएसिव। ये जल्दी सामने वाले को इम्प्रेस कर देता है, सामने वाला मान जाता है, बात में आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम लिख कर या किसी को कोई बॉडीली अपनी मूवमेंट करके बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी बात पहुंचाते हैं। कैसे कैसे हम कोई बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, पोस्चर कर सकते हैं, कोई जेस्चर बना सकते हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे कि स्माइल देना, रेज्ड आईब्रोज, फ्राउन, स्टेयरिंग, गेजिंग। तो ये सारे तरीके से हम सामने वाले को कोई मैसेज दे रहे हैं। तो ये होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम चुप रहते हैं, साइलेंस होता है, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो कि किसी लाइन ऑफ अथॉरिटी पे चलती है। इसमें बड़े ही ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ता है, और हम किससे बात कर रहे हैं उसके ओहदे का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो हमारे ऑफिस के कलीग्स के बीच में, या कभी कभी बॉस और उसके अंडर काम करने वाले के बीच में भी हो सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल नेटवर्क, जो कि गॉसिप सर्कल भी इसका एक नाम है, ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये ज़्यादा आराम से इसमें कोई भी बंदा एक दूसरे से बात कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल। फॉर्मल में बड़ा बातचीत का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है। इनफॉर्मल में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। तो ज़्यादातर जब फॉर्मल वे से इंफॉर्मेशन कम रिसीव होती है काम करने वालों को, तो इनफॉर्मल चैनल के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पाते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो कम्युनिकेशन की जाती है थ्रू बाय द मीन्स ऑफ चार्ट्स, ड्राइंग्स, ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, पोस्टर्स, इन सब से जो हमें मैसेजेस दिए जाते हैं, तो इनको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट। टेली कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किसी तक अपनी बात पहुंचाया जाता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स हैं, और ये सभी मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं मासेस तक अपनी बात पहुंचाने के। जबकि टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीटाइप और टेलीग्राफ, ये पॉइंट टू पॉइंट टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब ये लगभग वैसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये वाला इंटरपर्सनल। फ़र्क ये है कि जो बंदे हैं वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सिर्फ टच नहीं कर पा रहे, दे आर एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लगभग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसा ही है, जबकि रेडियो, टीवी और इंटरनेट ये मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं।